तो आज के टाइम साउथ कोरिया का कल्चर एक्सपोर्ट यानी हालियू, जिसे कोरियन वे भी कहा जाता है, के-पॉप उसका सबसे बड़ा कंपोनेंट है। के-पॉप यानी साउथ कोरियन म्यूजिक इंडस्ट्री जो अपने कैची म्यूजिक और टैलेंटेड आइडल्स की वजह से जानी जाती है। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि के-पॉप में आखिर ऐसा क्या है जो उसको दूसरी किसी भी म्यूजिक इंडस्ट्री से काफी ज्यादा अलग बनाता है? अगर आप के-पॉप के बारे में और जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो हेलो गाइज, वेलकम टू के-पॉप वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि के-पॉप इंडस्ट्री काम कैसे करती है। के-पॉप इंडस्ट्री की हिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा अलग है ही, लेकिन इसकी जियोग्राफी भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आप के-पॉप की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो तो इसके रिलेटेड चैनल पर 2 वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको चेकआउट ज़रूर करना। सो लेट्स बिगिन। तो के-पॉप को जो चीज़ दूसरी किसी म्यूजिक इंडस्ट्री से अलग बनाती है वो है इसका आइडल सिस्टम, जो एक तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहां ज़्यादातर एक म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया आर्टिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक सॉन्ग रिलीज करके डेब्यू करता है। वहीं के-पॉप में आइडल्स के डेब्यू के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरना पड़ता है। के-पॉप में सेलिब्रिटीज को स्टार नहीं बल्कि आइडल कहा जाता है, जो अपने परफॉर्मेंस, अपने प्रोफेशनल एक्ट्स और अपने अट्रैक्टिव लुक से फैंस को काफी ज्यादा इंप्रेस कर देते हैं। आइडल्स को देखने पर ऐसा लगता है कि वो हर एक एस्पेक्ट में काफी ज्यादा परफेक्ट हैं, लेकिन ये प्रोफेशनलिज्म आइडल्स के पास शुरू से नहीं होता। उसके लिए उन्हें बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। जहां ज्यादातर म्यूजिक इंडस्ट्री में सोलो आर्टिस्ट होते हैं, वहीं के-पॉप इंडस्ट्री में आइडल ग्रुप्स होते हैं, जिसमें रैपर्स और वोकलिस्ट एक साथ होते हैं और उनको डांस की बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग मिली होती है। जब आइडल ग्रुप्स स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो उनकी सिंक्रोनाइज्ड कोरियोग्राफी फैंस को काफी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो के-पॉप में ये सब कुछ कैसे होता है, चलिए जानते हैं। तो के-पॉप आइडल की शुरुआत होती है ऑडिशन या स्ट्रीट कास्टिंग से, जहां एक नॉर्मल कंपनी सिर्फ और सिर्फ इंडोर या नेशनल वाइड ऑडिशन ही ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। वहीं बिग 3 यानी SM, JYP और YG के साथ साथ हाइब लेबल जैसी बड़ी कंपनीज इंटरनेशनल ऑडिशन भी ऑर्गेनाइज करती हैं। इंडोर ऑडिशन के अलावा कई बार एंटरटेनमेंट कंपनीज ऑनलाइन ऑडिशन भी होल्ड करती हैं, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को सिर्फ और सिर्फ अपनी सिंगिंग, रैपिंग या डांसिंग की वीडियो अपलोड करनी होती है। और इन ऑडिशन में जिनकी परफॉर्मेंस जजेस को सबसे ज़्यादा इंप्रेस करती है, सिर्फ और सिर्फ उनको ही कंपनीज में एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन ऑडिशन के अलावा एक और प्रोसीजर है जिसमें एंटरटेनमेंट कंपनीज खुद लोगों को ज्वाइन करने का ऑफर देती हैं, जो है स्ट्रीट कास्टिंग, जिसमें एंटरटेनमेंट कंपनीज के एम्प्लॉयज़, जिनको स्काउट्स कहा जाता है, वो अलग अलग स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर उन स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं जो किसी टैलेंट शो या किसी सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और जो उनके हिसाब से ज्वाइन करने के कैपेबल होता है उनको वो एज अ ट्रेनी बनने का ऑफर देते हैं। इसके अलावा स्काउट्स उन लोगों को भी अप्रोच करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हो। साउथ कोरिया में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से जिन लोगों का फेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है उनको एंटरटेनमेंट कंपनीज खुद ज्वाइन करने का ऑफर देते हैं। तो जो स्ट्रीट कास्टिंग या ऑडिशन से कंपनी को ज्वाइन करते हैं उनको ट्रेनीज कहा जाता है। एक नॉर्मल कंपनी में एवरेज 15 से 20 ट्रेनीज होते हैं, वहीं हाइब लेबल जैसी बड़ी कंपनीज में 30 से 40। इन ट्रेनीज को उनके टैलेंट के हिसाब से वोकल और रैप की ट्रेनिंग दी जाती है, और हर एक ट्रेनीज के लिए डांस तो कंपलसरी होता ही है। लेकिन ट्रेनीज को सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रेनिंग नहीं मिलती। इसके अलावा उनको ऑन स्टेज सेलिब्रिटी एक्ट भी सिखाया जाता है, जिसमें उनको म्यूजिक शो या अवार्ड शो में कैसे प्रोफेशनल एक्ट करना है और कैसा एटीट्यूड रखना है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। इसके अलावा उन्हें इंटरव्यूज में प्रोफेशनल पोस्चर और कूल एटीट्यूड रखना भी सिखाया जाता है, और यही वो ट्रेनिंग है जो आइडल सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है। इस तरीके की ट्रेनिंग में ट्रेनीज को लगभग 1 से 2 साल लग जाते हैं। परफॉर्मेंस और एक्टिंग की ट्रेनिंग के बाद ट्रेनीज की मंथली इवैल्यूएशन होती है, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को रैंक किया जाता है। जिसके बाद रैपर्स और वोकलिस्ट को उनके टैलेंट के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। इन ट्रेनीज के ग्रुप्स को लाइनअप कहा जाता है। लाइनअप के सिलेक्शन के बाद उनको ग्रुप ट्रेनिंग दी जाती है, और जब डेब्यू का टाइम आता है तो एंटरटेनमेंट कंपनीज 1 या 2 लाइनअप्स को डेब्यू के लिए सिलेक्ट करती हैं। एक नॉर्मल लाइनअप में 4 से लेकर 7 मेंबर्स शामिल होते हैं, मगर इन लाइनअप्स को वीकली इवैल्यूएशन देना पड़ता है। इन इवैल्यूएशन में कई बार
कुछ नए मेंबर्स ऐड किए जाते हैं या जो मेंबर्स अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते उनको लाइनअप से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई मेंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो तो इसके भी हाई चांसेस है कि उसको सोलो डेब्यू करने का भी मौका मिले। इस तरीके की इवैल्यूएशन में 7 से 8 महीने से लेकर 2 या 3 साल भी लग जाते हैं। इसीलिए एंटरटेनमेंट कंपनी में टिके रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग टैलेंट ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग विल भी चाहिए होता है। इन सभी इवैल्यूएशन में अगर कोई लाइनअप जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है उनको डेब्यू के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ डेब्यू के लिए फाइनलाइज करने के बाद एक सॉन्ग बनाकर डेब्यू करवाया जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेब्यू के टाइम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो होता है। सबसे पहले एंटरटेनमेंट कंपनीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मीडिया को इन लाइनअप्स के मेंबर्स के बारे में बताती है। इसके बाद हर एक मेंबर्स के हिसाब से सॉन्ग राइटिंग और रिकॉर्ड प्रोडक्शन होती है, जिसमें कई बार लाइनअप के मेंबर्स भी अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। डेब्यू के टाइम ज़्यादातर ग्रुप्स या तो एक डिजिटल सिंगल या एक ईपी यानी कि मिनी एल्बम रिलीज करते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट और जॉनर के हिसाब से उनका डांस कोरियोग्राफ किया जाता है। कोरियोग्राफी के बाद उनके सॉन्ग्स की म्यूजिक वीडियो की शूटिंग होती है और इसी टाइम इस ग्रुप की प्रमोशन की वजह से म्यूजिक शो उनको डेब्यू के लिए इन्वाइट करते हैं। साउथ कोरिया में हर एक एंटरटेनमेंट चैनल पर उनका अलग म्यूजिक शो है, तो उनके डेब्यू एल्बम के साथ साथ उस एल्बम के लीड सिंगल की म्यूजिक वीडियो भी रिलीज की जाती है। एल्बम रिलीज के बाद जिस म्यूजिक शो से उनको इनविटेशन मिला हो वहां पर वो लाइव परफॉर्मेंस करते हैं और उस परफॉर्मेंस के बाद उनको ऑफिशियली आइडल ग्रुप बना लिया जाता है। म्यूजिक शो पर एक टाइम पर काफी सारे आइडल ग्रुप्स या सोलोइस्ट डेब्यू या कमबैक करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस उनके चैनल पर टेलीकास्ट की जाती है। एक स्पेसिफिक सॉन्ग की टेलीकास्टिंग टाइम लगभग 1 मंथ तक होती है और हर वीकेंड सभी सॉन्ग्स को एक चार्ट सिस्टम के थ्रू रैंक किया जाता है, जिसमें फिजिकल सेल्स, डिजिटल स्ट्रीमिंग और डाउनलोड्स और फैन वोट्स शामिल होते हैं। और जिस आइडल ग्रुप के सॉन्ग्स को फर्स्ट रैंक हासिल होती है उनको म्यूजिक शो एक स्पेशल अवार्ड देता है और ये अवार्ड किसी भी आइडल के लिए मेन प्रायोरिटी होती है, क्योंकि डेब्यू के बाद म्यूजिक शो विन करने के बाद उनके करियर में बहुत बड़ा बूस्ट आता है, जिसका फायदा उनकी पेरेंट कंपनी को भी होता है। अगर किसी नए डेब्यू हुए आइडल ग्रुप या सोलोइस्ट की बात करें तो उनके लिए डेब्यू सॉन्ग से म्यूजिक शो विन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि डेब्यू के टाइम उनके पास ज़्यादा फैन फॉलोइंग नहीं होती। म्यूजिक शो पर प्रमोशन के टाइम आइडल्स अपने एल्बम का बी साइड ट्रैक भी रिलीज करते हैं, जिसकी म्यूजिक वीडियो एल्बम रिलीज के कुछ टाइम बाद रिलीज की जाती है, जिसके बाद वो आइडल्स उस बी साइड ट्रैक की कोरियोग्राफी लाइव परफॉर्म करते हैं। कई बार ऑडियंस को अगर लीड सिंगल पसंद ना आए तो इसके हाई चांसेस होते हैं कि बी साइड ट्रैक उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बी साइड ट्रैक का जॉनर और कॉन्सेप्ट लीड सिंगल से काफ़ी ज़्यादा अलग होता है और अगर लीड सिंगल और बी साइड ट्रैक दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हों तो फैंस के डिमांड की वजह से कमबैक के टाइम उनके पास और भी ज़्यादा ऑडियंस हो जाती है। जो नए आइडल डेब्यू करते हैं उनकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में कम होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिसके लिए उनकी डेब्यू एल्बम की 1 मंथ प्रमोशन के बाद वो काफ़ी कम टाइम में ही कमबैक करते हैं और अगर उनका ये कमबैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है तो पहले से ज़्यादा ऑडियंस की वजह से उनके म्यूजिक शो विन करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बिग 3 यानी SM, YG और JYP एंटरटेनमेंट के आइडल्स की बात करें तो उन्होंने अपने फर्स्ट कमबैक से ही म्यूजिक शो विन कर लिया था, क्योंकि कमबैक के टाइम उनके पास ज़्यादा फैन फॉलोइंग और ऑडियंस थी। कई बार एक सिंगल सॉन्ग भी एक से ज़्यादा बार म्यूजिक शो अवार्ड जीत जाता है और अगर एक सॉन्ग एक स्पेसिफिक म्यूजिक शो पर 3 बार अवार्ड जीता है तो उसको ट्रिपल क्राउन कहा जाता है। आइडल्स के म्यूजिक शो अपीयरेंस के बाद उनका फैंडम तेजी से बढ़ने लगता है, जिसके बाद उनके नेक्स्ट कमबैक के लिए और भी ज्यादा प्रमोशन मेजर यूज किए जाते हैं। म्यूजिक शो के अलावा आइडल्स फैंस के लिए फैन मीटिंग्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं। फैन मीटिंग एक तरीके का फैन साइन इवेंट होता है, जहां ज्यादातर एक नॉर्मल म्यूजिक आर्टिस्ट सिर्फ और सिर्फ एक फैन साइन इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, वहीं साउथ कोरिया, जापान और चाइना जैसी कंट्रीज में फैन मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जो एक तरीके का इंटरैक्टिंग इवेंट होता है, जिसमें फैंस आइडल्स के लिए गिफ्ट्स लेके जाते हैं और आइडल्स फैंस के लिए वहां पर स्पेशल परफॉर्म करते हैं। फैन मीटिंग में कई सारे ऐसे मोमेंट्स कैमरा में कैप्चर हो जाते हैं
जो काफी ज्यादा आइकॉनिक या मेमोरेबल बन जाते हैं। म्यूजिक शो के अलावा आइडल्स कई सारे रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट करते हैं। साउथ कोरिया में म्यूजिक शो की तरह कई सारे रियलिटी शोज भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसमें आइडल्स काफी अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं और इस तरीके का कंटेंट के-पॉप फैंस को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि साउथ कोरिया में कई सारे रियलिटी शोज होस्ट किए जाते हैं, लेकिन कई ऐसे रियलिटी शोज भी हैं जो आइडल्स ने खुद ऑर्गेनाइज किए हैं, जैसे BTS का रन BTS और ट्वाइस ग्रुप का टाइम टू ट्वाइस। म्यूजिक शो पर परफॉर्म करने के बाद आते हैं अवार्ड शोज पर, जहां म्यूजिक शो वीकली होल्ड किए जाते हैं, वहीं अवार्ड शो एनुअली। म्यूजिक शो की तरह के-पॉप में कई सारे अवार्ड शोज भी हैं, जिनके पास कई अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन इनमें से बॉन्सैंग, डेसैंग और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट हर एक म्यूजिक शो में कॉमन है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट जो न्यूली डेब्यू ग्रुप्स के लिए होता है। बॉन्सैंग यानी कि मेन प्राइज, ये प्राइज एक स्पेसिफिक आइडल की जगह टॉप 10 आइडल्स को दिया जाता है, जिसमें बेस्ट सॉन्ग और बेस्ट एल्बम शामिल है। इसके बाद है डेसैंग यानी कि ग्रैंड प्राइज, जिसको आप के-पॉप का ग्रैमी अवार्ड भी कह सकते हो। किसी भी आइडल के लिए एक डेसैंग अवार्ड विन करना उनके करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। पर अगर बात करें न्यू आइडल्स की, तो उनके लिए ये दोनों ही कैटेगरीज विन करना इम्पॉसिबल होता है, लेकिन उनके लिए स्पेशली दो खास तरीके की कैटेगरीज शामिल हैं, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट और बेस्ट रुकी। जो आइडल ग्रुप डेब्यू होते ही इंडस्ट्री में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, उनको बेस्ट न्यू आर्टिस्ट दिया जाता है। वहीं आइडल ग्रुप या सोलोइस्ट जिसको डेब्यू हुए सिर्फ और सिर्फ 1 साल ही हुआ है, उनको रुकी ग्रुप्स या सोलोइस्ट कहा जाता है। और जो ग्रुप बेस्ट रुकी अवार्ड जीतता है, उनके लिए फ्यूचर में काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज ओपन हो जाती हैं। और जब आइडल्स अपने रुकी टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, तो आगे चलकर उन्हें जापान डेब्यू या वर्ल्ड टूर जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और के-पॉप के रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।